सर इंडिया ने क्या खोया एक साल में, क्विकली कोई समराइज कर दें इसको सर। जो मैं समझता हूं कि भारत जिसने अपने आप को अभी कश्मीरियों का कैदी बना लिया है टोटली, ये भी बड़ा वाज़ेह है। और जिस तरह भी आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, भारत ने जो इर्द गिर्द के खित्ते के जो ममालिक थे जिनके बारे में कुछ शुबहात थे या जिनके जहनों में कुछ चीजें थी लेकिन वो बात करने से थोड़ा घबरा रहे थे, अब देखिए खुल के सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग है वो एक तो ईरान का, जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया है और भारत को उस खित्ते से निकालने में काफी हद तक ईरान का बड़ा रोल होगा। और दूसरा बांग्लादेश था, जिसके बारे में लोगों का ख्याल ये था कि बांग्लादेश एक तफैली रियासत बन चुकी हुई है, लेकिन 5 अगस्त के बाद मोदी साहब ने जब ये बोल्ड होकर आसाम में 17 लाख बंगाली खानदानों की शरीयत को खत्म कर दिया रातों रात, तो वो एक ऐसी खंजर था जो मशरकी पाकिस्तान जो हमारा पुराना था वहां से ये लोग लेकर आए थे, इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, इनको बांग्लादेश बनाने के लिए। उसी बांग्लादेश के सीने में ये खंजर था, अब वो कैसे इसको बर्दाश्त करें, तो बांग्लादेश भी स्कूल के सामने आ गया है। तो इस खित्ते में जो भारत की जो एक था कि हम इस खित्ते के चौधरी तो हैं, लेकिन वो अभी खत्म हो गया। भारत के आम लोगों को एहसास हो गया कि जो कहा जा रहा था कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका हुआ है, दरअसल भारत इतनी बड़ी ताकत है नहीं है, क्योंकि भारत अंदर से बहुत कमजोर हो गया हुआ है। अब भारत के अंदर लोगों को इस चीज का एहसास हो गया है। ठीक है, अब भारत के टूटने के अमल को रोकने के लिए हमें कोशिश करनी है, वो उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी साहब कामयाब होंगे और कश्मीरी अगर तो भारत को आजाद कर दें तो भारत की खुशकिस्मती होगी, लेकिन अगर अब आप ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि कश्मीरी यरगमाल हों, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत वहां कश्मीरियों के हाथों यरगमाल है, क्योंकि उनको वहां अंगेज रखा बहुत बड़ी तादाद में। मैं इसका एक और पहलू है, अभी देखें सर, सलीम बुखारी साहब 2020 का रेफरेंडम एक करवा रहे हैं सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में। वो ये कहते हैं खालिस्तान रेफरेंडम, कई साल से उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। वो अब अपने रास्ते पे चल रहे हैं, वो कहते हैं हम हमारी आज़ादी की तारीख है और मुल्क है उनकी आज़ादी की तारीख है। भारत ने जो नए दोस्त बनाए हैं वो उनकी टेरिटरी बहुत दूर है, यूरोप में, अमेरिका में, इवन कुछ 2 अरब मुल्कों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई से और सऊदी अरबी से। लेकिन ये दूर के दोस्त बना के करीब के अच्छे दोस्तों को खो देना, ये कितनी बड़ी नाकामी है भारत के लिए, और ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है जो हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया है और जनरल साहब ने जो गुफ्तगू की है बिल्कुल टू द पॉइंट है। मैं 2-3 बातें इस हवाले से करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस रीजन में हिंदुस्तान तनहा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज़ हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने, बजाय इसके कि वो अपने सारे अंडे पाकिस्तान की बास्केट में डालते, उन्होंने जाके वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी नाम दे लें, लेकिन ये रोल इनका अच्छा नहीं है। ये वो नुकसान है जिसका आने वाले वक्त में हमें सही अंदाजा। ईरान और अफगानिस्तान से तो ठंडी हवा आ रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश, तीनों जगह से हिंदुस्तान की चौधराहट का ख़त्म होना और उसकी पेनिट्रेशन जो है उसको बंद करना, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट हम करार दे सकते हैं इस खित्ते में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के हवाले से। अच्छा, इंडियन जब इसके ऊपर तबसरा करते हैं तो मैं आपको रोक इसलिए रहा हूँ कि इंडियन जब तबसरा करते हैं वो कहते हैं जी आईएसआई ने हमें ये किया है। ये नेपाल को भी आईएसआई ने ख़राब किया, भूटान को भी उसने किया, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और ईरान को, ये सारे गेम के पीछे आईएसआई है। लेकिन और फेस है सामने चाइना का, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आईएसआई का ब्रेन है। वो ये कहते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि मोदी कर रहा है उनके लिए ये सब कुछ। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उनसे ये तवक्को रखें कि वो राह की खराबियां निकालें। राह ने जो गंद पूरे इस रीजन में किया हुआ है उसकी ओनरशिप भी तो मोदी साहब लेते हैं ना, कि वो बहुत कमाल कर रहे हैं। जिस तरह अजीत डोवल ने एक सेल बना रखा है, डिस्ट्रॉय ग्वादर, $1 बिलियन उसकी फंडिंग है, तो वो इस पर अगर फख्र कर सकते हैं, वो समझते हैं बहुत बड़ा काम किया है, तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन मैं 2 बातें ज़रूर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए उसकी। एक बात तो ये है कि इस खित्ते में से उनका सफाया होना एक खुशी की बात है, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में हमने 2 मुसलमान ममालिक के नाम तो ले दिए, लेकिन मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि सबसे बड़ी बिट्रेयल जो कश्मीरी मुसलमानों की है वो हमारी पूरी जो मुस्लिम बरादरी है, जिसको कभी हम उम्मा कहते थे, या वो OIC जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कोई रत्ती भर क्रेडिट नहीं दे सकते। आप देखिए 2 बड़े इशू मुसलमानों के हैं, एक फ़लस्तीनियन का है, दूसरा कश्मीरीज़ का है।
जो कुछ कश्मीर में अब हिंदुस्तान कर रहा है एज ए रियासती दहशतगर्दी, उसकी कोई मिसाल ना हिटलर से लेके और आज तक के ज़माने में आपको नहीं मिलेगी। मगर जो आलमी ज़मीर है, जो मुर्दा तो है ही, दिल तो इससे बड़ी गाली देने को चाहता है उसको। इसलिए कि इन्हीं कश्मीरियों के हवाले से 2 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर पिछले करीब 70 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी का ज़मीर नहीं जागता, किसी को वहाँ होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाई नहीं देती हैं। और तीसरा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं, ये बरतानिया का भी अनफिनिश एजेंडा था। कहाँ है उसकी लीडरशिप, कहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर किया है। और तीसरा जो पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, उसकी ये क्रिमिनल खामोशी जो है, ये एनकरेज करेगी पूरी दुनिया में वहाँ जहाँ जहाँ भी रियासती जबर हो रहा है, इसको एनकरेज करेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। पीजे मीर साहब, सर चीन का रोल कितना, वो जाइंट है बहुत बड़ा यहाँ पे इस वक्त इस खित्ते में, रोड एंड बेल्ट वो बनाने जा रहा है। वो ऊपर सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, लेकर आता है नेपाल तक, चाइना तक, फिर यहाँ से रास्ता निकालता है, दाखिल हो जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ग्वादर तक जाता है। समुंदर साउथ चाइना सी में उसने तकरीबन पूरा कंट्रोल कर लिया है। हथियारों का उसका अब अमेरिकन एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले दिनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं लंदन में, वहाँ पे उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको लगा चीन एक बहुत बड़ा खतरा है। जर्मनी के अंदर जो लोग पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा खुद कह रहे थे कि चीन आने वाले वक्त में दुनिया को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा मुल्क भारत को दीवार के साथ लगा रहा है या उसको ठीक कर रहा है कि जनाब ये आप ज्यादतियां कर रहे थे, इनको बंद कर दें। उनका इंटरेस्ट क्या है इसमें? यानी भारत को जहां जहां से भारत अलग हुआ है, चाहे ईरान से देख लें, बांग्लादेश से देख लें, नेपाल से देख लें, भूटान से देख लें, अफगानिस्तान से देख लें, हर जगह पे पीछे चीन खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। चीन का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, चीन अब बिल्कुल एक इंटरनेशनल थ्रेट बन गया है अमेरिका के लिए। आप पूछेंगे क्यों? अभी कल ह्यूस्टन में उनकी जो काउंसलेट है उन्होंने बंद किया। वुहान में कल वो भी बंद हो गई। अब ये और चाइना ने सर्वे करवाया, लोगों से पूछा कौन सी बंद करें। अब वो कहते हैं जी कि जो चाइना है ये सारा कवर अप है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, ये वहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं और हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिकन का एक व्यू पॉइंट है। चाइना जो है वो इसको डिनाई करता है। लेकिन जो अभी आपने ये 1 बेल्ट 1 रोड की बात कर रहे हैं, ये जब कंप्लीट होती है फिर आप एक वर्ल्ड डायसेक्शन देखते हैं, आप एक्सेस ऑफ पावर चेंज होना देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो आप डिपेंड कर रहे हैं किस पे? वर्ल्ड का एक ऑफिशियल डिनोमिनेशन क्या है? डॉलर है। ठीक है, डॉलर को ख़त्म करके उनको डर है कि येन ना आगे आ जाए। अब ये सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है अमेरिकन को। देखें, अमेरिकन इकॉनमी बिल्कुल डाउन एंड डाउन द ड्रेन। उसके पास नोट है, गुड्स सारे चाइना के पास है। अब वो चाइना को मार सकता है कि जब वो डॉलर को बिल्कुल आउट कर दे तो चाइना गई। चाइना के पास तो कागज़ का काम है ना, वो तो गई। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज़ नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज़ वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आर्स। हमारा PR इज़ 0-0, इंडिया का PR इज़ 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का आप कह लो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल क्या आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में सुनक, वो आपका इंडियन है। आपका होम सेक्रेटरी वहाँ का इंडियन। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सूरत हाल है वो उस डाउनफॉल का इशारा दे रही है जिसकी तरफ रियासतें चली जाती हैं। NGOs दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं दे रही। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है, ये जो हमारी इंटरनेशनल NGOs है, हाँ जी इंडिया को ना एंटरटेन करो, इनको ना। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एनी गवर्नमेंट, इवन द यूरोपियन यूनियन, they are owning Israel. Absolutely. And this is the international game. इंडिया के अंदर ही इतनी डिसेंशन शुरू होगी। एक जनरल हैं जिनको मैंने ऐसी प्रोग्राम में कहा था कि जिसने इनको जनरल बनाया बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था, जनरल बख्शी। आज वही बोल रहा है कि हमारी इंडियन फोर्सेस 0-0 हैं क्योंकि मार पड़ी है हमें उधर से। पाकिस्तान ने भी आपको मारा, आपको चाइना भी 62 में उधर मारा, और उनको 2 फ्रंट्स पे वॉर, 2 फ्रंट्स पे। अब क्वेश्चन आता है कि अब आप देख लें, आज एज वी स्पीक लद्दाख के अंदर और उस एरियाज के अंदर ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया, इंडिया की तरफ से भी चाइना की तरफ से भी। यू विल एक्सपेक्ट फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस ऑन दैट फ्रंट इन ड्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यू विल सी।